वेलकम 10th क्लास। ये चैप्टर 1 की थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे की जस्ट ऑपोजिट टर्म्स हैं। इनकी मीनिंग देखिए। लिबरलिज्म कम्स फ्रॉम द वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री। देखो, लिबरलिज्म बना है एक वर्ड से जिसका जो कि है लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री, यानी कि लिबरलिज्म यानी कि लिबर्टी होता है। ठीक है, आज़ादी। इट स्टैंड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल और इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो, लिबरलिज्म का मतलब होता है हर एक पर्सन की आज़ादी और इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने वो लोग जो हैं समान होने चाहिए। इट मीन्स द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्रिविलेजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर लिबरलिज्म की बात करें तो लोग चाहते थे कि अगर ऑटोक्रेसी का एंड हो जाता है, ठीक है, सभी जो भी प्रिविलेजेस मिली हुई है फर्स्ट सेकंड स्टेट को वो ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पर लिबरलिज्म आ गया है। मिडिल क्लास पीपल सपोर्टेड लिबरलिज्म। जो मिडिल क्लास लोग थे या लोअर क्लास पीपल थे वो लिबरलिज्म चाहते थे। जबकि कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑटोक्रेसी। जबकि कंजर्वेटिज्म किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है? पुराने कल्चर को, पुराने ट्रेडिशंस को और ऑटोक्रेसी को। ठीक है, कि क्योंकि पुराने टाइम पे ऑटोक्रेसी थी तो वही ट्रेडिशंस, वही कस्टम्स को जो है कंजर्वेटिज्म वाले लोग उसको चाहते हैं। अपर क्लास पीपल सपोर्टेड कंजर्वेटिज्म। तो जो अपर क्लास लोग हैं, क्योंकि देखिए पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास स्टेट वाले जो थे वो सारे अपर क्लास थे, तो वही लोग हैं जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं, जो रिच पीपल है। तो ये वो लोग हैं जो कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं, और जो मिडिल या लोअर क्लास पीपल है वो लिबरलिज्म चाहते हैं। फिर एक टर्म आती है ज़ोल्वरिन। ठीक है, तो ये ज़ोल्वरिन क्या है? देखो, ज़ोल्वरिन ना एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो उस टाइम पे बनाई गई थी, तो ये जनरली एक नंबर में भी पूछी जा सकती है। इट इज़ अ कस्टम यूनियन दैट अबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज और क्रिएटेड अ रेलवे नेटवर्क ऑफ रेलवेज़। तो ये एक ऐसा कस्टम यूनियन था, यानी कि जिसने टैरिफ बैरियर्स यानी सामान के इधर उधर आने जाने पे जो भी टैक्सेस लगते हैं वो सब हटा दिए थे। करेंसीज़ का नंबर रिड्यूस कर दिया था। इससे पहले बहुत सारी करेंसीज़ थी, इन्होंने 2 करेंसीज़ ही रखी सिर्फ, और रेलवेज़ का एक नेटवर्क भी इन्होंने क्रिएट किया था, तो वो ज़ोल्वरिन है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना क्या है? देखिए, ये 1815 में आई थी। तो आपको क्लास 9th में याद होगा नेपोलियन की। देखो, नेपोलियन 1804 में आया था और 1815 में वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था। तो उसे हराने वाली 4 कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। तो ये 4 कंट्रीज़ ने जब उसको हरा दिया तो ये फिर से अपनी पावर वहाँ पर फ्रांस में स्थापित करना चाहती थी। तो इन्होंने एक ट्रीटी की थी वियना में। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। वहाँ पर जो ट्रीटी थी उसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना, 1815 में हुई थी। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 कंजर्वेटिज्म रोज टू पावर। तो देखिए, वो लोग जो अपर क्लास लोग थे वो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते थे ना, यानी शुरू से वहाँ पर कंजर्वेटिज्म चल रहा था। तो जब नेपोलियन हारा 1815 में तो कंजर्वेटिज्म वापस आ गया। ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ड्रो अप ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815 टू अंडू द चेंजेस ब्रॉट बाय नेपोलियन। तो इससे पहले हमने सेकेंड वीडियो में कुछ चेंजेस पढ़े थे जो नेपोलियन ने किए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे, ये 4 कंट्रीज़ ने मिलके एक ट्रीटी बनाई। ट्रीटी यानी कि एक संधि की वियना में 1815 में, और ये उन चेंजेस को फिर से ख़त्म करना चाहते थे। इट वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिश। द बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। अब ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा होस्ट की गई थी? तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिश। और ये अब इसमें क्या हुआ, इस ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें हुई, देखिए। फिर से स्टार्टिंग में जो थी वहाँ पर मोनार्की थी। तो मोनार्की आपको पता होगा, किंग लुई हमने पढ़ा था 9th क्लास में, किंग लुई 16 बॉर्बन डायनेस्टी से था। तो फिर से वही बॉर्बन वंश जो है वो वापस आ गया। फ्रांस एक्सपेंशन वाज प्रिवेंटेड इन फ्यूचर। अब ये फैसला किया गया है कि फ्रांस की टेरिटरीज़ बना दी गई, फ्रांस को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा फ्यूचर में। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड अपोजिशन। ये लोग अब जो कंजर्वेटिज्म पावर में आ गए थे, बॉर्बन डायनेस्टी जो पावर में आई थी,
ये किसी भी तरह की निंदा, किसी भी तरह का ऑपोजिशन जो थे वो टॉलरेट नहीं करते थे और इन्होंने भी सेंसरशिप लॉज लगा दिए। तो अब यहाँ पर हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी ख़त्म होती है। तो हम अब आगे कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक मेन लीडर था जिसका नाम है ज्यूसेप्पे मार्जिनी, ठीक है। अब ये थे कौन? ज्यूसेप्पे मार्जिनी कौन थे? इट वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी बॉर्न इन जिनोआ इन 1807। इनका बर्थ जो था वो जिनोआ में हुआ था और ये इटली के क्रांतिकारी थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। ये कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी है, ठीक है, उसके मेंबर थे। इन्होंने दो सोसाइटीज़ फाउंड की थी, दो पार्टीज़ फाउंड की थी जिसका नाम क्या है? देखो, यंग इटली इन मार्सेलेज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। ये नाम है, आपको याद करने हैं। इनको पूछा भी जा सकता है कि यंग इटली कहाँ पर थी, मार्सेलेज में, यंग यूरोप कहाँ था, बर्ने में, या फिर दो पार्टीज़ के नाम बताइए जो ज्यूसेप्पे मार्जिनी ने बनाई थी। इस तरह से पूछा जा सकता है। ही बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक। वो चाहते थे इटली का यूनिफिकेशन किया जाए, इटली जो था वो एक गणराज्य बन जाए। और ये देखिए कुछ मेटरनिश के बारे में है। मेटरनिश डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिश ने कहा था कि ये जो ज्यूसेप्पे मार्जिनी है ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा डेंजरस एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है ये। यानी कि क्योंकि जो ज्यूसेप्पे मार्जिनी थे वो लिबरलिज्म में बिलीव करते थे और यूरोप कंजर्वेटिज्म में। तो मेटरनिश ने कहा कि ये जो है ज्यूसेप्पे मार्जिनी हमारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है। और एक और बात कही थी, देखिए ये 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। मेटरनिश रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यानी कि क्योंकि देखिए रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हुआ था फ्रांस से और वहाँ से वो सारी जगह फैल गया। तो कहने का मतलब ये था कि फ्रांस में अगर छोटा सा भी कुछ हो जाए ना, कोई छोटी सी भी बात हो जाती थी तो पूरा का पूरा यूरोप हिल जाता था। वो चीज़ें दूसरी जगह पर भी फैल जाती थी। तो ये था इस वीडियो। अब नेक्स्ट हम देखिए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रीस देश में हुआ था। तो ग्रीस देश पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। फिर देखिए इसको ये 1832 में हुआ। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15वीं सदी से ही ग्रीस किसका पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर का, ऑटोमन साम्राज्य का। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशन इन यूरोप ग्रीस स्टार्टेड अ स्ट्रगल इन 1821। तो जैसे जैसे यूरोप में रेवोल्यूशन फैला, क्रांति फैली 1821 में, वहाँ के लोगों ने भी स्ट्रगल शुरू कर दिया। नेशनलिस्ट लिविंग इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स लिविंग इन एग्जाइल। एग्जाइल होता है जो देश से निकाल दिए गए हैं। तो जो क्रांतिकारी ग्रीस में रहते थे उनको सपोर्ट मिला, जिनको बाहर निकाल दिया गया था देश से। क्योंकि राजा होता था तो राजा जो था वो लोगों को देश से बाहर निकाल भी देता था। तो जो क्रांतिकारी ग्रीस में रह रहे थे उनको बाहर वाले लोगों से भी सपोर्ट मिला। Poets also supported the struggle. Poets and artists also supported the struggle. जो poets या artists थे, कवि थे, ठीक है, उन्होंने भी इस स्ट्रगल को पूरा सपोर्ट किया। एंड वेस्ट यूरोपियंस शोड सिंपथी फॉर एशियंट ग्रीक कल्चर। यूरोप में वेस्टर्न साइड के जो लोग थे उन्होंने भी पुराने ग्रीक कल्चर के लिए एक सिंपथी दिखाई, ठीक है, यानी उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. फाइनली 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से ये ट्रीटी है। इस ट्रीटी से इस देश ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया गया, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट देश घोषित हो गया था। आपको ये याद रखना है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1832 में हुआ। ऑटोमन एम्पायर से 15th सेंचुरी का पार्ट था ग्रीस, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ये देश जो था वो आज़ाद हुआ। ये एक क्वेश्चन है, देखिए, हाउ कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इन यूरोप। कि यूरोप में जब देश बन रहे थे तो उनमें कल्चर का क्या मेन रोल रहा, ठीक है, संस्कृति का क्या रोल रहा यूरोप में क्रांति के वक्त। फर्स्ट है, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड सेंटिमेंट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज एंड कॉमन कल्चरल पास्ट। देखिए, जो आर्टिस्ट होते थे, जो कविताएं लिखते हैं, या फिर जो पोइट जो कविताएं लिखते हैं, या जो आर्टिस्ट होते हैं जो कि पेंटिंग्स बनाते हैं,
उनका जो मेन फोकस था, वो लोग देखो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इमोशंस जो हैं ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। जो कविताएं होती हैं वो कुछ ना कुछ इमोशंस पे बेस होती हैं, ठीक है। इंट्यूशंस आपके मन की जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स भी आपके इमोशंस ही होते हैं। तो वो जो थे वो इन चीज़ों पर फोकस करते थे ताकि लोगों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति एक भावना जाग सके, ठीक है, और लोगों को अपनी हेरिटेज यानी अपनी धरोहर याद आ सके। तो इसके प्रति उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जर्मन फिलोसोफर, एक जर्मनी का फिलोसोफर था जिसका नाम था जॉन गॉटफ्राइड। क्लेम्ड जर्मन कल्चर टू बी डिस्कवर्ड अमंग दास वोक कॉमन पीपल। तो जॉन गॉटफ्राइड क्या कहता था कि जो जर्मनी का जो कल्चर है ना, वो वहाँ के लोगों में ही है, वहाँ के कॉमन पीपल में ही है। तो उसने दास वोक बोला था, जिसका मतलब होता है कॉमन पीपल। फोक सॉन्ग्स, पोइट्रीज एंड डांसेस रिगार्डेड एज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। जो भी लोकगीत होती हैं या कविताएं हैं या जो लोक डांस जो लोक आपका नृत्य होते हैं, ये सब ही एक देश की सच्ची स्पिरिट होती है। इसको उसने वॉक्स जिस्ट कहा था। तो ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं ना, इनको आप ध्यान रखना, कहीं पर इनके वन वर्ड में मीनिंग्स भी पूछे जाते हैं। कलेक्टिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर वॉज एसेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग। तो अगर हम अलग अलग संस्कृति के अलग अलग रूप को कलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये देश के जागरूक बनाने में या देश को बनाने में बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसका भी एक एग्जांपल है, कैरोल कार्पेंसी स्ट्रगल्ड थ्रू ओपेराज एंड म्यूज़िक एंड फोक डांसेस इनटू नेशनल सिंबल्स। देखो कैरोल कार्पेंस्की ने जो ओपेरा होता है, ओपेरा भी एक तरह का म्यूज़िक होता है। ओपेरा से, म्यूज़िक से और लोक नृत्य की सहायता से उसने इन सबको मतलब एक नेशनल सिंबल, ये सब उसने इतना ज़्यादा इन पे स्ट्रगल किया कि एक तरह से ये नेशनल सिंबल की तरह नज़र आने लगे, ठीक है। मतलब इनसे भी लोगों को एक जुड़ाव महसूस हो गया अपने देश के प्रति। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। और तीसरा देखिए, जो लैंग्वेज होती है वो भी लोगों के मन में अपने देश के प्रति भावनाएं जगाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि द यूज़ ऑफ पोलिश लैंग्वेज सीन एज स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस इन पोलैंड। पोलैंड में देखिए रशिया का राज ज़्यादा चल रहा था, तो वहाँ पर क्या था, रशियन लैंग्वेज थोप दी गई थी उनके ऊपर। तो वो लोग जानबूझकर पोलिश ही बोलते थे, क्योंकि इससे भी ये भी उनके लिए एक स्ट्रगल की तरह था, ठीक है। अपनी खुद की लैंग्वेज आपको बोला जाए आपकी लैंग्वेज नहीं बोलनी है और दूसरे की लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके देश का, यानी कि हो सकता है आपके देश का मतलब कि एक तरह से इसमें सम्मान नहीं हो रहा, लेकिन आप अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे तो आप जो है उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। आप उनको दिखा रहे हैं कि ये एक सिंबल है कि आप अपने देश के प्रति, आपकी बहुत अच्छी भावना है, अपने देश के प्रति आप सम्मान करते हैं।